गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका टेस्ट फॉर्म नंबर हमारे पास है 02488। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पहला ही क्वेश्चन देखिए, हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या कह रहा है, सबसे पहले डीआई में क्या दे रखा है, द गिवन टेबल represent the revenue in rupees crore of a company from the sale of 4 product A, B, C, D in 6 year. Study the table carefully and answer the questions. 4 प्रोडक्ट हैं जिनका 6 अलग अलग सालों के अंदर हम लोगों को क्या दे रखा है, रेवेन्यू दे रखा है करोड़ रुपए में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 51 हमें क्या कह रहे हैं, What is the ratio of the total revenue of the company in 2014 from the sale of all the 4 products to the total revenue from the sale of the product seen 2014 to 2017। देखिए मैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 2014 में कंपनी के उन सभी चारों उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व 2014 में चारों से टोटल जो हमें रेवेन्यू मिला, अगर उसका टोटल करें तो क्या जाएगा, 0 कैरी आ जाएगी, 1,360। फिर हमें कह रहे हैं 2014 से 17 तक सी की बिक्री से कुल प्राप्त राजस्व। 2014 से 17 में सी का अगर अपन देखें तो ये हमें 4 सालों का चाहिए। इसका अगर अपन टोटल करें क्या जाएगा, 8 6 14, 17 6 20, 12 और 9 21 और 8 29 और 9 38। तो क्या आएगा, 360 रेशो 380, 360 रेशो 380। तो क्या जाएगा, 18:19। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास 51 का सही आंसर आ गया। 2014 में हमने कंपनी सारी टोटल प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू निकाला और 2014 से 17 तक सी का, और इनका रेशो निकालना था। तो रेशो क्या आ गया, 18:19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर, इसी डीआई पर 3 क्वेश्चन है। 52 हमें क्या कह रहा है, 2014 में उत्पाद बी, सी और डी की बिक्री से प्राप्त कुल कंपनी का राजस्व बी, सी, डी 2014 के अंदर। तो ये तीनों का हमें चाहिए, तो तीनों का टोटल करूंगा तो क्या जाएगा, 280। 2014 के अंदर ये हमारे पास क्या है, 80 तीनों का। कह रहे सभी 6 वर्षों में सी और डी की बिक्री से कुल प्राप्त राजस्व का कितना परसेंट था। अब सी और डी का चाहिए पूरे 6 के 6 सालों में। तो सी का टोटल अगर अपन देखें, 8 और 10 16, 16 और 8 24 और 6 30, 13 और 9 22 और 8 30 और 39 48 और 56। यहाँ अगर देखें 7 और 4 और 2 6 और 10, 13 और 20 और 2 22। कैरी हमारे पास क्या जाएगी, कैरी हमारे पास आ जाएगी 1, 4 2 6 8, 8 और 10 18 और 20, ये 20 बनेगा। 0 कैरी आ जाएगी 2, 12 और 18 30, 40 49 56। सी का भी 56 और 560 और डी का भी 560। तो टोटल कितना आ गया मेरे पास, 1120। तो हमें बताना है 280 1120 का कितना परसेंट है। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, ये गया एक बार, ये गया 4 बार, 1/4 की वैल्यू 25%। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास 52 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, इसी डीआई का तीसरा क्वेश्चन। 2012 और 13 में उत्पाद ए, बी और डी की बिक्री से प्राप्त कंपनी का कुल राजस्व 2013 से 16 के बीच में बी की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व से कितने परसेंट अधिक है। 12 और 13 में ए, बी, डी चाहिए। 12 और 13 के अंदर ए, बी और डी, इनका हमें चाहिए कुल राजस्व। तो 2012 का अगर मैं टोटल करूं तो 8 दूनी 16 कैरी आ जाएगी 1, 10 और 17 और 7 24। 2013 के अंदर अगर मैं देखूं 6 और 4 10 और 2 12 कैरी आ जाएगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19 और 10 29। तो इन दोनों का टोटल अगर मैं करूं तो क्या आएगा, 246 प्लस 292। तो हमारे पास यहां से वैल्यू क्या जाएगी, 538। 2013 से 16 के बीच में बी की कुल बिक्री से, 13 से 16 के बीच में बी की कुल बिक्री,
तो 13 से 16 तक की अपन बी की बिक्री ले लेते हैं, इसका टोटल निकालें तो 6 और 2 8 और 4 12, 8 20, कैरी आ गई 2, 11 और 8 19 और 9 28, 28 और 9 37, 370। तो हमें बताना है 538 370 से कितना ज़्यादा है। तो देखो 370 से अब कितना ज़्यादा है, 138 और 30 कितना ज़्यादा है, 168। 168 ज़्यादा है किससे, 370 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू कर दिया 100% से, 0 से 0 कैंसिल, तो 1680 में 37 का भाग दे दें। 37 का भाग चला जाएगा 4 बार। अब 4 वाले 3 ऑप्शन है तो आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मेरे पास यहां से क्या जाएगा, 7 चौक 28, 148 बच जाएगा 20, 200। अब ये 200 बच जाएगा तो ये 37 से मेरे पास कितनी बार चला जाएगा, अब देखो 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 वाला एक ही ऑप्शन है 45.4%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारे पास 53 का सही आंसर आ गया। तो अभी हमने क्या करा, डीए के तीनों क्वेश्चन करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 54 पर। अब देखो 54 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 6 थीटा माइनस के अंदर sec की पावर 6 थीटा। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो आप यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये आपके पास क्या बना, 10 स्क्वायर थीटा का क्यूब, ये माइनस में क्या बना, sec स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, तो मेरे पास यहाँ से ये वाली टर्म अगर अपन देखें तो ये मेरे पास क्या होनी चाहिए, माइनस में 3ab। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 3 10 स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इस तरह से अपन इस टर्म को लिख सकते हैं। या हम यहाँ पर चाहें तो इस पूरी टर्म को, ये सेकंड वाला स्टेप ऐसे ना लिखकर अगर अपन यहाँ से क्या करें, अपन इसी को दोबारा से पूरे इक्वेशन को लिख लेते हैं। 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 6 थीटा माइनस के अंदर sec की पावर 6 थीटा। अगर मैं इस पूरे में से माइनस को मैं ले लूँ तो क्या मैं sec की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस के अंदर 3 sec स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बन जाएगा। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। 1 का क्यूब करूंगा तो क्या जाएगा 1, पर माइनस का साइन आगे था तो आंसर क्या जाएगा, माइनस का 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो इसी एक्सप्रेशन में थीटा की जगह 45 डिग्री रख दो। थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे तो क्या जाएगा, 3√2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 माइनस में √2 की पावर 6। तो ये क्या जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 1, √2 की पावर 6 मतलब 2 का क्यूब 8, तो 7 माइनस 8, तो आंसर क्या जाएगा, माइनस का 1। तो आप सीधा सीधा कंसेप्ट ऑफ वैल्यू से भी कर सकते हो, और चाहो तो ये एक पूरा फॉर्मूला बन रहा है उसकी मदद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 55 पर। 55 देखो हमें क्या कह रहे हैं, तिरछा 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला कोई बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। इसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार टब में उड़ेल दिया जाए तो टब में पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा। हमारे पास एक सिलेंडर है, बेलन है, और एक क्या है, गनाब। बेलन की रेडियस हमारे पास है 30, बेलन की रेडियस है 30 और हाइट हमारे पास है 42 सेंटीमीटर। रेडियस है 30 और हाइट है 42 सेंटीमीटर। इससे हमने क्या करा, गनाब बनाया जिसकी लंबाई हम लोगों को दे रखी है 75 सेंटीमीटर और हम लोगों को चौड़ाई दे रखी है 44 सेंटीमीटर। इससे हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, एक इसकी हाइट बतानी है कि क्या होगी। हमें पता है कि सिलेंडर का, बेलन का जो वॉल्यूम है वो क्यूबॉइड गनाब के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम अगर अपन यहाँ से देखें तो वो क्या होगा, πr²h 22/7 गुना 30 गुना 30, हाइट कितनी 42 बराबर LBH इनका मल्टीप्लाई। तो यहां से देखो अगर अपन इसको सोल्व करें, 22 से गया एक बार, 22 से गया
2 बार। फिर अपन इसको काटे 15 से गया 5 बार, 15 से चला गया 2 बार, 7 से चला गया 6 बार। फिर अपन इसको काटे 2 से 2 कट गया, 5 से चला गया 6 बार। तो मेरे पास h की वैल्यू 6 गुना 6 क्या आएगी 36। तो हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹740. After 2 successive discount of 15% and X%, it is sold for ₹566.10. What is the value of X? किसी वस्तु का MRP 740 रुपये, इस पर एक डिस्काउंट है हमारे पास 15% का, दूसरा डिस्काउंट नहीं पता, मान लिया X% का, वही हमें X का मान निकालना और इसको बेचा कितने में गया 566 रुपये 10 पैसे में। अब 740 का अगर अपन 15% निकालें तो 74 और 37 111 रुपये, 111 रुपये की छूट दे दी तो बेचा कितने में जाएगा 629 रुपये। अब 629 रुपये में बेचने की जगह हमने इसको कितने में बेच दिया 566 रुपये 10 पैसे में। तो इस पर कितना डिस्काउंट दिया गया, इस पर डिस्काउंट दिया गया 59 और 3 क्या आ जाएगा 62.9 रुपीज का। कितने पर 629 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, पॉइंट हटाया बटा में 10, 629 से 629 गया 0 से 0 तो क्या जाएगा 10%। तो दूसरा डिस्काउंट क्या जाएगा 10% का। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर। P, Q और R हमें इनकी वैल्यू दे रखी है, हमें क्या चाहिए P इंटू क्यू अपॉन में R किसके बराबर है ये बता दें। तो P इंटू क्यू अपॉन में R यही तो हमें बताना है। चलिए P, Q, R इन सब की वैल्यू अपन यहां पर रखना शुरू करते हैं। P का मान हमारे पास क्या है x की पावर 4 माइनस में 8x अपॉन में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। Q की वैल्यू अगर अपन देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बटा में R है तो R की टर्म उल्टी करके लिख देंगे, x माइनस 5 ऊपर आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 ये हम लोग बटा में लिख देंगे। तो अब देखो हमें इसे सोल्व करना है। यहां सबसे पहली टर्म में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये क्या एक्स क्यूब, जैसे x कॉमन लिया ये क्या एक्स क्यूब माइनस 8 बनेगा, तो ये क्या एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब बनेगा। तो ये क्या आएगा x माइनस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या आ जाएगा 2x अपॉन में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये क्या बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में। अब इस माइनस 4 के अगर अपन दो टुकड़े सोचें तो क्या माइनस का 5 और प्लस का 1 सोच ले, टोटल बन रहा है माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5। तो मेरे पास क्या जाएगा x माइनस 5 गुना में x प्लस 1 और तीसरे वाली टर्म x माइनस 5 बटा के अंदर यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा। अब देखो ये मेरे पास टर्म इससे कट जाएगी, x माइनस 5 से कट जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 की एक बार कट जाएगी और ये वाली टर्म का अगर मैं गुना कर दूं दोनों का तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से कट जाएगी, x से x कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचा 1/2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या जाएगा 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर पाएंगे, हाँ या नहीं कह सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। कह रहे यदि 6 अंकों वाली संख्याएं
क्रमशः 11 और 72 से डिवाइड है, तो 5x माइनस 2y का मान बताना है कि क्या होगा। पहला 6 का नंबर, 6 डिजिट का नंबर x35624, ये किससे डिवाइड है? 11 से। तो 11 से डिवाइड का रूल क्या होता है? अल्टरनेटिव डिजिट्स के नंबर का सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होता है। तो 6 और 4 10, 3 13। इस साइड के नंबर का सम करूं तो x और 5 और 2, 5 और 2 7 प्लस x। इनका डिफरेंस अगर मैं 0 लेता हूं तो मुझे पता है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6। x की वैल्यू 6 होगी तो ये क्या होगा? एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वाला कह रहा है कि ये 72 से डिवाइड है। दूसरा नंबर है 1257y4, ये 72 से डिवाइड है। अब देखो 72 का मतलब क्या बना? 8 इंटू 9, तो 8 का रूल अप्लाई होता है लास्ट के 3 डिजिट पर। तो लास्ट के 3 डिजिट है 7y4, इसमें अगर मैं 8 का भाग दूं तो y की वैल्यू बड़े से बड़ा नंबर अगर मैं सोचूं, अब देखो ओरिजिनलिटी में मेरे को 9 भी चेक करना है, तो मैं 5 और 4 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 1 तो y का मान क्या होगा? 8। 8 से देखो जा रहा है क्या? 8 नहीं 72 बच जाएगा, 6 64 जा रहा है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? 8। x और y के मान मिल गए, हमें क्या चाहिए? 5x माइनस 2y। तो x की जगह 6 रखा, y की जगह 8 रखा, तो 30 माइनस 16 क्या आ जाएगा? 14। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। PRT is a tangent of a circle with center O at the point R on it. Diameter SQ of the circle produced to meet tangent at P and QR is pointed. If angle QRP is equal to 28 degree, then the measure of SPR is. हमें कह रहे हैं PRT O के अंदर वाले वृत्त की बिंदु R पर स्पर्शक है। चलिए सबसे पहले अगर अपन एक सर्किल बना लें, तो हम लोगों ने ये एक सर्किल बना ली। अब इस पर अपन क्या करते हैं? एक स्पर्शरेखा खींच देते हैं बाहर किसी बिंदु से। ये हम लोगों के पास एक क्या आ गई? इसकी स्पर्शरेखा। और वृत्त का व्यास जो है इसको मिल रहा है, तो ये अपन क्या करते हैं? सर्किल का डायमीटर से मिला देते हैं। चलिए अब देखिए अपन इसको नाम दे देते हैं। हमें पता है ये स्पर्शरेखा क्या है? PRT, जो वृत्त को R बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त का व्यास SQ को स्पर्शरेखा के बिंदु P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। SQ को P बिंदु पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। ये सर्किल का सेंटर O मान लेते हैं। Q और R को मिला दिया जाता है। Q और R को अपन मिला देते हैं। हम लोगों का एंगल क्या दे रखा है? QRP। QRP ये वाला एंगल हम लोगों को दे रखा है 28 डिग्री। तो हम लोगों को क्या करना है? SPR, हमें एंगल बताना है SPR, ये वाला एंगल बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। चलिए कोशिश करते हैं। अगर मैं R और S को भी मिला दूं, मुझे एंगल बताना है SPR, ये वाला एंगल कितना होगा। अब देखिए ध्यान देना, हम लोग एक छोटी सी बात जानते हैं, किसी भी स्पर्शरेखा और जीवा के मध्य बना कोण उसी जीवा के द्वारा एकांतर खंड में परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। तो ये अगर 28 डिग्री है तो ये 28 डिग्री होगा। ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो अब एक त्रिभुज के हमें 3 कोण पता है, तीनों में से 2 कोण पता है, तीसरा कोण चाहिए। तो हमारे पास एंगल P हमें फाइंड करना है। एक एंगल हमारे पास कितना है? 118 डिग्री का, एक एंगल कितना है? 28 डिग्री का। इन सब का सम कितना है? 180 डिग्री। तो एंगल P क्या होगा? 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम, 8 दूनी 16, 146 डिग्री। तो एंगल P कितना आ जाएगा? 34 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। एक नाव द्वारा भाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया गया समय उसके द्वारा भाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय के बराबर है। अब देखिए हम लोगों को पता है कि टाइम क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। टाइम जब सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। धारा की दिशा के अंदर डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई
वो है 13 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 7 किलोमीटर। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में डिस्टेंस का रेशियो अगर 13:7, तो स्पीड का अगर रेशियो निकालें तो वो भी क्या आ जाएगा 13:7। अब 13:7 किसका रेशियो है? x प्लस वाई रेशियो में x माइनस वाई, ये 13:7 है। तो x और y का रेशियो अगर निकालें तो x का मान दोनों का टोटल 20, y का मान दोनों का डिफरेंस 6, तो x और y का रेशियो 20:6 या 10:3। धारा की चाल 3 है, तो 3 की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर, तो 10 की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर, तो शांत जल में नाव की चाल 10। तो क्या कह रहे हैं, स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा? डिस्टेंस है 44.8 किलोमीटर, स्पीड है 10, टाइम बताने, टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 44.8 अपॉन में 10, पॉइंट हटाऊंगा बटा में 10 और आ जाएगा। 4 से अगर काट दें तो 112/25, तो क्या आ जाएगा 4 सही 12/25। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो उसके द्वारा लिया गया समय 4 से 12/25 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अभी हम लोगों ने क्या करा, पेपर के 10 क्वेश्चन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 61 पर। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो हमें दे रखा है 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा बराबर 2। तो अगर मैं इसको लिखूं 7 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दूं प्लस 2 sin थीटा इक्वल क्या है 2 की, तो यहां से क्या बनेगा 8 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है प्लस 2 sin थीटा, 2 इधर आते ही माइनस का -3 बराबर 0। तो अब हमें इस 2 के ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिसका टोटल तो 2 और मल्टीप्लाई क्या हो 8 × 24, वो भी माइनस का। तो माइनस का 24 अगर हमें बनाना है तो क्या हम प्लस का 6 और माइनस का 4 सोच सकते हैं? दोनों का टोटल 2 बनेगा और दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 24। तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो दोनों के साइन चेंज कर दो और साइन स्क्वायर थीटा के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दो। ये वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि थीटा 0 से 90 डिग्री है। 0 से 90 डिग्री में साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/8 या 1/2। 1/2 आने का मतलब थीटा कितना आया 30 डिग्री। अब थीटा में 30 डिग्री मिल गया, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं sec 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा अपॉन में cosec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ sec 60 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री अपॉन के अंदर cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। तो sec 60 डिग्री की वैल्यू 2, cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, cosec 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। तो क्या आ जाएगा 2√3 + 1 अपॉन के अंदर ये क्या आ जाएगा 2 + 3। तो क्या आ जाएगा 2√3 + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 + 3 5। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, 1/5 गुना में 1 + 2√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस मेन हमें क्या करना था, थीटा का मान निकालना था। तो थीटा का मान हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। 62 देखो हमारे पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हमें इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या होगा। तो अब देखो 5 से 1/2, क्या मैं इसको 11/2 लिख सकता हूँ डिवाइड के अंदर। 3 से 2/3 है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 3 × 9 और 11/3। अब ऑफ में 1/4 तो 4 × 12। डायरेक्ट मैंने ऑफ को सोल्व कर दिया, इस टर्म को डायरेक्ट मैंने सोल्व कर दिया। प्लस के अंदर 5 से 1/9 तो क्या आ जाएगा 46/9, माइनस के अंदर 7 से 7/8 63/8। डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में बदल दूं तो 20 ऊपर आ जाएगा और 189 नीचे, इनटू में 9/11। अब देखो 5 डिवाइड में 5 ऑफ 10 1/10, इसका मतलब क्या आ जाएगा 5 डिवाइड में 1/2, माइनस में 10 × 10 डिवाइड में 20 को 1/20। तो अब यहां से क्या बनेगा 11 से 11 कट जाएगा, 12/2 पहली टर्म बनेगी 6,
ब्रैकेट के अंदर अगर सोल्व करें 46/9 माइनस के अंदर 63 से क्या एक बार 3 बार, 4 से क्या 2 बार, ये क्या 5 बार, तो -5/6 इंटू में 9/11 बटा में क्या जाएगा, ये गुना में आएगा 5 दूनी 10, 0 से 0 कट जाएगा 10/2 5, तो 10 - 5 बटा में तो सिर्फ क्या बचा 5, तो 6 प्लस के अंदर इसका अगर अपन एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 18, तो 46 × 2 92 माइनस में 15 गुना में 9/11 बटा में 5, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 92 में से 15 गए 77/18 इंटू में 9/11, 11 से क्या 7 बार, 9 से क्या 2 बार बटा में 5, तो क्या 6 + 7/2 अपॉन में 5, 12 × 7 19/2 बटा में 5, ये क्या जाएगा 6 दूनी 12 और 7 19/2 बटा में 5, तो मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा 10 - 5 5, ये चला गया 7 बार, ये चला गया 2 बार, 6 दूनी 12 + 7 19/2 बटा में 5, 2 बटा में आ जाएगा, तो 19/10, 19/10 का मतलब 1 सही 9/10, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो 62 का आंसर आया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पर। The ratio of boys and girls in a group is 7:6. If 4 more boys join the group and 3 girls leave the group, then the ratio of boys girls become 4:3. What is the total number of boys and girls initially in the group? देखो हमें एक ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स का रेशो इनिशियली हम लोगों को क्या दे रखा है 7:6। मान लिया 7x बॉयज थे और 6x गर्ल्स थी। अब कह रहे हैं यदि 4 लड़के और सम्मिलित हो गए और 3 लड़कियों ने अगर ग्रुप छोड़ दिया तो इनकी संख्या हमारे पास लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या आ गया 4:3। तो क्या लिखें 7x + 4 रेशो में क्या आ जाएगा 6x - 3, इसका रेशो क्या है 4:3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 21x + 12 बराबर क्या आ जाएगा 24x - 12। तो ये क्या आ जाएगा 3x बराबर 12 और 12 24, तो x की वैल्यू 8। x की वैल्यू अगर हमारे पास 8 आ गई तो हम लोगों को पता है कि लड़के कितने थे 8 × 7 = 56, लड़कियां कितनी थी 8 × 6 = 48, तो इनका टोटल हमारे पास क्या जाएगा 104। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। तो हमें लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या मिल गई 104। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 रुपये जब ब्याज को 6 और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर पर 1 से 2/3 साल का साधारण ब्याज बताना है कि क्या होगा। अब देखो रेट दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 1 साल। एक बार हम सीआई की कैलकुलेशन कर रहे हैं हाफ ईयरली और एक बार हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ईयरली। जब ईयरली कैलकुलेशन करेंगे तो 10% से 1 साल का सीआई 10% ही बनेगा, लेकिन हाफ ईयरली कैलकुलेशन में रेट आधी हो जाएगी 5% और टाइम डबल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 2 साल। 5% से 2 साल का सीआई परसेंटेज 10.25%, तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 0.25% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 88.80 रुपीज। अब ये हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्या करना है इसी दर से 10% से, टाइम हम लोगों को दे रखा है 1 से 2/3 साल, इसका क्या करना है सिंपल इंटरेस्ट बताना है कि क्या होगा। तो ऐसा ही परसेंटेज अगर निकालें तो रेट इंटू टाइम, तो रेट इंटू टाइम क्या आ जाएगा 5/3, तो 50/3%। तो हमें 50/3% की वैल्यू चाहिए 88.80 रुपये 0.25% की वैल्यू, हमें वैल्यू चाहिए 50/3% की। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 25 से गया 2 बार, 3 से अगर मैं इसको काट दूं 3 दूनी 6 बच जाएगा, 2 28 9 3 27 बच जाएगा, 1 18 चला जाएगा 6 पर। 2960 का अगर मैं डबल कर दूं 2960 का अगर मैं डबल कर दूं तो 3000 का डबल 6000, 6000 में से 80 घटाए तो 5920 रुपये। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 5 9
920। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। हमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर अपन टर्म लिखें तो हम लोगों को क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के अंदर 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस के अंदर कोट स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहां से क्या करें, टेन स्क्वायर थीटा को अपन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा लिख लें, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 को अगर मैं 1 प्लस 1 सोचूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस के अंदर 1, बटा में भी अगर मैं इसको 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस के अंदर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो ऊपर वाली टर्म तो मेरे पास क्या बनी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को अपन टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां से ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, बटा में क्या आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा को भी अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिखूं तो बटा में मेरे पास इसके पास क्या है, इंटू के अंदर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 6 थीटा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को डी दिन में पूरा करते हैं। अकेले ए को काम करने में डी प्लस 8 दिन लगते हैं, अकेले बी को 18 प्लस डी दिन लगते हैं। ए 4 दिन तक काम करता है, शेष काम को पूरा करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा। अब देखो दोनों का टाइम अगर डी दिन है, दोनों मिलकर इस काम को डी दिन में करते हैं। अकेले ए को अगर डी प्लस 8 दिन लगते हैं, अकेले बी को अगर डी प्लस 18 दिन लगते हैं, तो देखो ध्यान देना डी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हम लोग जानते हैं रूट में 8 गुना 18, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 दिन। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। दोनों 12 दिन में कर रहे हैं। ए को 12 प्लस 8 20 दिन लग रहे, बी को 12 प्लस 18 30 दिन लग रहे। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 2। सबसे पहले क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ काम तो ए ने इस काम को करा अकेले कितने दिन तक, 4 दिन तक। ए रोज 3 पेड़ लगाता है तो 4 दिन में 12 पेड़। बचा हुआ काम बी से कराना है, तो 60 में से 12 पेड़ लग गए तो बचे 48 पेड़। ये 48 पेड़ बी लगाएगा तो बी रोज कितने पेड़ लगाता है 2, तो इस 48 पेड़ को लगाने में कितना टाइम लेगा 48/2 24 डेज। तो 20 काम को बचे हुए को करने के लिए कितने दिन लेगा 24 दिन। ऑप्शन हमारा बी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67 देखो हमें क्या कहते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई भुजा AC और BC पर इस प्रकार से स्थित है। अब देखिए हम लोगों को यहां पर एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, तो ये हम लोगों ने यहां पर एक ट्रायंगल बना लिया। हमें कह रहा है बिंदु डी और ई AC और BC पर स्थित है, तो अपन अगर इसको नाम दें AC और BC पर स्थित है, इसका मतलब AB बटा में, तो AC और BC पर बिंदु D और इस तरह से है कि D जो है AB के समांतर, ये हम लोगों ने मान लिया। फिर हम लोगों को कह रहा है बिंदु FCE पर इस प्रकार से स्थित है। बिंदु F यहां पर इस प्रकार से स्थित है कि DF और AE को मिलाया और DF को मिलाया, ये आपस में भी क्या है समांतर है। ये भी आपस में हम लोगों को क्या दे रखे समांतर दे रखे।
सी ई की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 6 सेंटीमीटर, सी एफ की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें BC की लंबाई बतानी है कि क्या होगी, इस पूरी BC की लेंथ हमें फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले देखो ध्यान देना, यहां पर अगर अपन क्या करें, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करें, एक तो ये छोटा सा ट्रायंगल और एक ये बड़ा सा ट्रायंगल। मैं यहां पर इनका नाम भी लिख देता हूं। सबसे पहले ट्रायंगल अगर अपन CDF कह सकते हैं, क्या सिमिलर है CAE की, क्योंकि ये समांतर रेखा है तो एंगल बराबर होंगे, तो इनकी साइड्स का रेशियो बराबर होगा CD अपॉन में DA, CD अपॉन में DA बराबर CF अपॉन FE, ये हम कह सकते हैं। सेकंड, अगर अपन राइट एंगल ट्रायंगल ले लें CDE, सिमिलर हम कह पाएंगे CAB के, तो क्या कह पाएंगे CD अपॉन DA इक्वल क्या होगा CE अपॉन में EB। तब देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में CD अपॉन DA और CD अपॉन DA, इसका मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि CF अपॉन FE बराबर CE अपॉन में EB। ये हमारे पास C है भाई, C अपॉन CB। तो अब देखो CF हमारे पास कितना है 2.5, EF ये पूरा 6 था, ये 2.5 है तो ये 3.5, CE कितना है 6, ED हमें फाइंड करना है, क्योंकि BC चाहिए तो हमें EB हमें फाइंड करना है। EB को अगर अपन फाइंड करें तो यहाँ से पॉइंट गया 5 से गया 5 बार, ये गया 7 बार, तो EB की वैल्यू क्या आ जाएगी 7×42 बटा EB की वैल्यू 7×42 बटा 5, तो 42 बटा 5 8.4, 8.4 ये आई, 6 वो है, तो 8 और 6 क्या आ जाएगी 14.4। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। ये बड़ा हमारे पास सिमेट्री का अच्छा सा क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा। 68 देखिए क्या करें, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD इस प्रकार से बढ़ाया गया कि वे वृत्त के बाहर बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती। सबसे पहले देखो अगर अपन एक सर्किल बनाए, ये हम लोगों ने एक सर्किल बना लिया, इसके अंदर हम लोगों को दो जीवाएं बनानी है। ये हम लोगों ने बना ली। चलिए अब देखिए हम लोगों को पता है कि ये यहां पर काट रही है। AB और CD, AB और CD को बढ़ाया हमने, वो बढ़ाने पर एक दूसरे को बिंदु P पर काटती है। AB हमारे पास कितनी है 7 सेंटीमीटर। फिर हम लोगों को पता है कि BP कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। PD हमारे पास कितनी है 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, CD की लंबाई बतानी है कि क्या होगी, मान लिया x। तो हम ये जानते हैं क्या, PB इंटू PA बराबर PD इंटू PC, ये हमारे पास होता है। तो PB क्या होगी 4.2, PA हमारे पास क्या होगी 4.2 प्लस 7 11.2, PD क्या होगी 2.8, PC क्या होगी 2.8 प्लस x, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब देखो क्या होगा, ये पॉइंट से अगर अपन पॉइंट काट दें तो 28 से क्या एक बार, 28 से क्या 4 बार, तो क्या जाएगा 16.8 बराबर 2.8 प्लस x। तो x का मान 16.8 माइनस 2.8 क्या आ जाएगा 14। इसका मतलब इसकी लेंथ क्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा 68 का सही आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 हमें क्या कह रहा है, The average weight of the some student in a class was 58.4 kg. When 5 students having the average weight 62.8 kg join the class, the average weight of all the student is class increased by 0.55 kg. The number of the student initially in the class. Starting में क्लास में कुछ स्टूडेंट थे, इनका एवरेज वेट क्या था 58.4 kg। अब इस क्लास में 5 नए स्टूडेंट आए, 5 नए जो स्टूडेंट आए उनका एवरेज वेट हम लोगों को क्या दे रखे 62.8 kg, और पूरी क्लास का एवरेज वेट 0.55 kg बढ़ गया, इसका मतलब 58.95 kg हो गया।
तो क्या अपन यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं? यहाँ पर अगर अपन एलिगेशन लगाएंगे तो मेरे पास क्या जाएगा 3.85, रेशियो के अंदर क्या जाएगा 0.55, पॉइंट कट जाएंगे आपस में, 385 रेशियो 55। अगर मैं इसको 11 से काट दूं तो 35 रेशियो 5 या 7 रेशियो 1। इसका मतलब 1 की वैल्यू, अगर मेरे पास 5 नए स्टूडेंट थे तो 7 की वैल्यू 7 × 5, पहले कितने स्टूडेंट थे 35। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा, 35 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखो हमारे पास एल्जेब्रा का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, a + b + c 7 है, ab + bc + ca बराबर -6 है, तो aq + bq + cq - 3abc का मान बता दें। तो aq + bq + cq - 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b + c इनटू के अंदर, अब देखो इनटू के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर, माइनस के अंदर क्या आ जाएगा 3ab bc c, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास टर्म्स है। तो अब देखो a + b + c कितना है 7, इनटू के अंदर 7 का स्क्वायर 49, माइनस में 3 × -6, ऐसा हम कह पाएंगे। तो क्या जाएगा 7 × 49 प्लस क्या जाएगा 6 × 18, तो क्या जाएगा 7 × 8 और 9 17, एक कैरी आ जाएगी 67, 7 × 7 49, 7 6 42 और 4 7 6 469। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या आना चाहिए था? अलजेब्रा का फॉर्मूला आना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, 1/3 of the goods are sold at 15% profit, 25% of goods are sold at 20% profit, the rest at 20% loss. If the total profit was 138.50 rupees is earned on the old transaction, then what is the value of the goods? हमें क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला आता है हमें, पार्ट 1 इंटू प्रॉफिट या लॉस प्लस पार्ट 2 इंटू प्रॉफिट या लॉस प्लस पार्ट 3 इंटू प्रॉफिट या लॉस इक्वल होता है टोटल प्रॉफिट या लॉस के। तो पार्ट 1 हमारे पास कितना है, हमें कह रहा है 1/3 ऑफ द गुड, पार्ट 1 है 1/3, इसको हमने कितने % प्रॉफिट पर बेचा? 15% पर। 25% ऑफ द गुड मतलब 1/4 भाग, कितने % प्रॉफिट पर बेचा? 20% पर। अब तीसरा शेष भाग, शेष कैसे निकालें? फ्रैक्शन में से एक में से इन दोनों का टोटल घटा दें, तो क्या जाएगा 5/12। हमने इसको 20% लॉस पर बेचा, तो पूरे ट्रांजैक्शन में हमें कितने % का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये निकाल लें। 15/3 5, 20/4 5, माइनस में 4 से क्या 3 बार ये 4 से चला गया, 5 बार 25/3, तो क्या जाएगा 30 - 25/3, तो 5/3% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब 5/3% प्रॉफिट हुआ, उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 138 रुपये 50 पैसे। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस की 100% की वैल्यू, तो 138.50 वैल्यू है 5/3% की, तो 5% नीचे 3 ऊपर, और वैल्यू किसकी चाहिए? 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, पॉइंट हटाया, बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गए। 5 से अगर इसको काट दें, 5 से गया 5 दूनी 10, 3 38 चला जाएगा 7 बार, 35 बच जाएगा मेरे पास 3, 35 फिर चला जाएगा 7 बार। 2770 का अगर अपन 3 गुना कर दें, तो 3 गुना करूंगा क्या आ जाएगा? 7 × 21, 2 7 × 21 और 2 23, तो क्या जाएगा 8310 रुपये। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 71 का सही आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72। 72 देखो क्या कह रहे हैं, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ए का खर्चा बी के खर्चे से 60% के बराबर है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। अगर मैं बी की इनकम 100 मान लूं, तो ए की इनकम क्या है? इससे 60% कम है, इसका मतलब 40 है। तो ए और बी की इनकम का रेशियो 2:5। मैंने मान लिया ए की इनकम 2x और बी की इनकम 5x। फिर हमें कह रहे, फिर नेक्स्ट डाटा के अंदर हमें क्या कह रहे हैं, ए का खर्चा बी के खर्चे के 60% के बराबर है। बी का खर्चा अगर 100 है तो ए का खर्चा 60 है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:5।
तो मान लिया कि ए का खर्चा 3y और बी का खर्चा 5y। फिर हमें क्या करें, ए की आय बी के खर्चे के 70% के बराबर है। ए की इनकम 2x जो है वो बी के खर्चे के, बी का खर्चा कितना है 5y, उसके किसके बराबर है 70% के। 70% हटाया बटा में 100, 0 से 0 कट गया, 5 से गया 2 बार, तो क्या जाएगा 4x बराबर 7y। तो x और y का रेशो क्या आया 7:4। अब x और y का रेशो 7:4 आया, तो अगर मैं x की जगह 7 और y की जगह 4 रख दूं तो a और b की इनकम हमारे पास क्या जाएगी, x की जगह 7 रखूंगा तो 7 दूनी 14 और 5 7 35। a का खर्चा कितना आ जाएगा 4 3 12, b का खर्चा 5 6 20। अब हमें यहाँ से क्या कह रहे हैं, इनकी बचत, a और b की बचत का अनुपात, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, 14 में से 12 खर्च करे बचाएगा 2, 35 में से 20 खर्च करे बचाएगा 15। तो आंसर क्या आ जाएगा 2:15, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास 72 का सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 देखो भाई क्या करें, एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उससे 9.5% का लाभ होता। तो वस्तु की हमें लागत कीमत बतानी है कि क्या होगी। मान लिया कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100%, इसको 13.5% लॉस पर बेचा जा रहा है। 13.5% लॉस पर बेचा जा रहा है, तो हम इसको कितने परसेंट में बेचेंगे, 86.5% में। फिर हमें कह रहा है कि अगर हम इसको 1104 रुपए ज्यादा में बेचते तो 9.5% का प्रॉफिट होता। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कितने में बेचते, 109.5% में। तो यहां से अगर अपन इन दोनों को देखें तो मेरे पास इसके पास क्या आ जाएगा 23% का इसका डिफरेंस आ गया, और 23% की वैल्यू किसके बराबर, 1104 रुपए के बराबर। हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, 100% की वैल्यू चाहिए, तो 1104 रुपए की वैल्यू 23%, वैल्यू हमें चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 23 से अगर अपन इसको काट दें, 23 से गया 4 बार, 92 बच जाएगा हमारे पास 18, 184 बच जाएगा। तो ये मेरे पास कितनी बार चला जाएगा, यहाँ से 8 बार चला जाएगा, तो क्या जाएगा 4800, 4800 रुपये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं 74 क्या करें। 74 भी हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू और आर हमें दे रखे हैं, बिंदु और एस टी जो है पी क्यू और पी आर पर स्थित है। तो सबसे पहले अपन एक ट्रायंगल बना ले। चल ये हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया। हमें पता है पी क्यू और पी आर, ये हम लोगों ने नाम दे दिया ट्रायंगल को पी क्यू आर। बिंदु एस और टी जो है इन पर स्थित है। यहां मान लिए कि हमने एस और बिंदु टी है। हमें एंगल क्या क्या दे रखे हैं, क्यू 85 डिग्री, आर हम लोगों के पास 65 डिग्री। अब हमें क्या करें, एंगल एस टी आर, पी क्यू पर बिंदु था एस और यहां पर टी, एस टी आर, इसको मैं मिला देता हूं। ये वाला एंगल हम लोगों को कितना दे रखा है, 95 डिग्री। तो हमें क्यू आर और एस टी का अनुपात 9:5 दे रखे। क्यू आर और एस टी का रेशो 9:5। तो हम लोगों को बताना क्या है, पी क्यू अगर 21.6 है तो हमें पी टी की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। अब देखो ये 95 डिग्री है, तो ये मेरे पास कितना होगा 85 डिग्री। अब ये 85 डिग्री है, 85 ये 65, तो क्या आ जाएगा 90 और 60 150, तो ये 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 65 डिग्री। तो हम यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कह पाएंगे कि ट्रायंगल पी क्यू आर, या ट्रायंगल पी क्यू आर की जगह पहले हम क्या नाम लिख देते हैं, ट्रायंगल पी टी एस, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो पी टी अपॉन पी क्यू बराबर क्या, टी एस अपॉन के अंदर क्यू आर। अब पी टी हम लोगों को फाइंड करनी है, पी क्यू 21.6, टी एस हमारे पास 5 और क्यू आर हमारे पास 9। तो यहां से पी टी की वैल्यू 21.6 × 5/9,
तो यहाँ से क्या जाएगा 9 दूनी 18, बच जाएगा 3 36 चला जाएगा 4 बार, 2.4 इंटू 5 क्या जाएगा 12। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा पीटी 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आया। ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में हमारे पास सिमिलरिटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ये हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसकी मदद से 25x² प्लस 1/36x² बताना है। इक्वेशन क्या है, 30x² माइनस में 15x प्लस 1 बराबर 0। हमें फाइंड क्या करना है, 25x² प्लस 1/36x²। तो ये वैल्यू देखो हम लोगों को कब मिलेगी, जब हमारे पास 5x या तो प्लस 1/6x हो या माइनस 1/6x हो। अब हमें 5x बनाना है, तो पूरी इक्वेशन में मैं 6x का भाग दे देता हूं। पूरी इक्वेशन में 6x का भाग दूंगा तो 5x माइनस में 15x बटा में 6x प्लस 1/6x बराबर 0। तो क्या आएगा 5x प्लस 1/6x बराबर, ये x कट जाएगा, 3 से चला जाएगा, 5/2 उधर आते ही प्लस का। अब मेरे को इससे वो चाहिए तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या जाएगा 25x² प्लस 1/36x² प्लस 2 इंटू 5x इंटू 1/6x बराबर 5/2 का स्क्वायर तो 25/4। ये x कट गया, तो 25x² प्लस 1/36x², 2 से गया 3 बार, तो उधर जाते ही क्या हो जाएगा 25/4 माइनस में 5/3। तो एलसीएम क्या जाएगा 12, तो क्या जाएगा 25 से 75, 5 20, तो 55/12। ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज हमने क्या करा, पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई भी परेशानी आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलेंगे अपन अगले पेपर में नई वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। थैंक यू।